Hello everyone, myself RK Singh, your physics mentor, and welcome to all of you from my heart in my class. तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में आपको सिखाने वाला हूं वेक्टर रूल ऑफ एडिशन, यानी जिसमें पैरेललोग्राम रूल की बात करनी है। ठीक, यानी दो वेक्टर का समेशन फाइंड करना है विथ हेल्प ऑफ द पैरेललोग्राम रूल। तो चलो मान लेते हैं कि अपने पास दो वेक्टर हैं ए एंड बी। लेट दिस इज द वेक्टर ए and this is the vector B. वेक्टर A एंड वेक्टर B। ठीक, हम लोगों ने इन दोनों वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट को मिला दिया है। दोनों वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को मिला दिया है। वेक्टर B और वेक्टर A के इनिशियल पॉइंट मिले हुए हैं। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का ये जो एंगुलर रीजन होगा, यही एंगल बोला जाता है वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल। ध्यान रहे कि जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल आपसे पूछेगा तो उसको फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों वेक्टर के इनिशियल पॉइंट्स को मिलाना है। या एक तरीका और भी है, या तो आप इन दोनों वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट को मिलाओ या दोनों वेक्टर के फाइनल पॉइंट्स को मिलाओ, तब इनके बीच का जो एंगुलर रीजन होता है, दैट एंगुलर रीजन इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। जैसे इस फिगर में आप अलग से देखिए, मान लो कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। आप देख सकते हो कि हमने यहां पर इन दोनों वेक्टर के इनिशियल पॉइंट्स को मिलाया है। ठीक है, तब जो है ये एंगुलर रीजन इनके बीच का एंगल कहलाएगा। ऐसे अगर हम लोग ले लें कि ये हमारा एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, इसमें आप साफ साफ देख रहे हो कि दोनों वेक्टर के क्या मिल रहे हैं भाई, फाइनल पॉइंट। यहाँ पर दोनों वेक्टर के फाइनल पॉइंट मिल रहे हैं, तब जो है इन दोनों के बीच का एंगल अगर पूछा जाए तो वो भी इनके बीच का एंगुलर रीजन ही कहलाएगा। तो मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल देखने के लिए या तो आपको दोनों के इनिशियल्स मिलाने हैं या तो दोनों के फाइनल्स मिलाने हैं। ठीक है, तो उनके बीच का जो एंगुलर रीजन होता है, दैट एंगुलर रीजन इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन वेक्टर। लेकिन ध्यान रहे कि अगर एक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट दूसरे वेक्टर के फाइनल पॉइंट से अगर मिल रहा हो, इस फिगर में आपको दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का, जहां पर ये दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं, दोनों वेक्टर के पॉइंट मिल रहे हैं, वो इस वाले वेक्टर का इनिशियल है और इस वाले वेक्टर का क्या हो गया, फाइनल हो गया। देन दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन देम, नॉट द एंगल। अगर पूछे कि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, तो वो एंगल ये नहीं होगा। एंगल बिटवीन वेक्टर होने के लिए ध्यान रखना है आपको, या तो दोनों के इनिशियल्स मिले या तो दोनों के फाइनल्स मिले। राइट, जैसे इस वाले केस में ये जो पॉइंट है वो इस वाले वेक्टर का इनिशियल है और इस वाले वेक्टर का क्या है, फाइनल है, तो ये इनके बीच का एंगल नहीं कहलाएगा। तो अगर इनके बीच का एंगल अगर ये नहीं है तो फिर वो एंगल क्या होगा, उसके लिए या तो आपको डायग्राम ये बनाना होगा या तो फिर ये बनाना होगा। कैसे बनाते हैं उसको भी आप देख सकते हो। चलिए, ये वाला वेक्टर जैसा है उसको वैसे ही रहने दो। आप इस वाले वेक्टर को अगर हम लोग नीचे की ओर खींचते हुए लेकर के आए, तो अगर हम लोग इस वाले वेक्टर को नीचे की ओर खींचते हुए लेकर के आएंगे तो क्या कुछ ऐसे नजर आएगा। ये वाला पॉइंट जो है वो यहां पे आ जाएगा और यहां का पॉइंट नीचे आ चुका है। अब आप देख सकते हो कि इसके और इसके जो पॉइंट मिल रहे हैं वो कौन से हैं, इनिशियल। यानी इस वेक्टर का और इस वेक्टर का ये इनिशियल पॉइंट हो गया, तो दोनों के बीच का जो एंगुलर रीजन होगा वो ये एंगुलर रीजन एंगल कहलाएगा। तो एक्चुअल में यहां जो आपको दिया गया है ये वेक्टर और ये वेक्टर, इनके बीच का एंगल ये ना हो करके ये वाला कहलाएगा। और ज्योमेट्री से आपको दिख रहा है कि दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा। दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा। क्लियर। तो ध्यान रखना आपको यही है कि दो वेक्टर के बीच के एंगल को पता करने के लिए या तो हमें दोनों के इनिशियल्स ज्वाइंट करने होंगे या तो दोनों के फाइनल ज्वाइंट करने होंगे। ठीक, अब हमारा जो टारगेट है उस पर आते हैं। टारगेट है हमारा पैरेललोग्राम रूल ऑफ द वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में दो वेक्टर आपके सामने है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और दोनों के हमने इनिशियल्स यहां पर ज्वाइंट कर दिए हैं।
दोनों के इनिशियल्स ज्वाइंट हैं तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ये एंगुलर रीजन हो जाएगा, राइट। अपना टारगेट है, आवर एम टू फाइंड वेक्टर ए प्लस बी, यानी इन दो दिए गए वेक्टर्स का समेशन फाइंड करना है। और समेशन को ही हम लोग रिजल्टेंट भी बोलते हैं। तो मान लो कि ये ए प्लस बी वेक्टर वेक्टर आर के इक्वल है, राइट। यानी हमें ए प्लस बी निकालना है, मतलब वेक्टर आर की वैल्यू फाइंड करनी है, इसी की वैल्यू निकालना है। दिस इज आवर द टारगेट। और रूल कौन सा है भाई? पैरेललोग्राम रूल है, राइट। तो जाहिर सी बात है कि इन दो वेक्टर की हेल्प से हमें एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। एक पैरेललोग्राम हम लोग बड़ी आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं उसको आप समझो। जितनी लेंथ का और जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर ए है उतनी ही लेंथ और उसी डायरेक्शन में अगर हम लोग एक वेक्टर यहां पर ड्रा कर दें अपनी तरफ से, ठीक है। वेक्टर ए की ही डायरेक्शन ये है और जिस लेंथ का ये है उसी लेंथ का ये है। तो बताओ कि अगर ये वेक्टर ए होगा तो क्या ये भी वेक्टर ए हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर इफ एंड ओनली इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम। तो इसका और इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम है, तो अगर ये वेक्टर ए होगा तो दिस इज आल्सो मस्ट बी वेक्टर ए। क्लियर? अब ऐसे ही जितनी लेंथ और जिस डायरेक्शन में ये है वेक्टर बी, उतनी ही लेंथ का उसी डायरेक्शन में अगर हम लोग यहां पर एक वेक्टर ड्रा कर दें तो क्या वो वेक्टर भी जो है हमारा बी के बराबर होगा? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा बी के बराबर। तो जितनी लेंथ का ये है उतनी ही लेंथ का हम लोगों ने यहां पर एक वेक्टर सेम डायरेक्शन में लिया। डायरेक्शन भी सेम और लेंथ भी सेम, तो अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए वेक्टर ए और बी की हेल्प से एक पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम बन गया। इस पैरेललोग्राम में आपको दो डायगोनल दिख रहे हैं। कितने डायगोनल? दो डायगोनल। एक डायगोनल ये दिख रहा है और एक डायगोनल आपको ये दिख रहा है। चलो इस वाले डायगोनल को अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये डायगोनल, ठीक है, और इसी डायगोनल को हम लोग वेक्टर बना ले अगर इस डायरेक्शन में, अपनी तरफ से हम लोगों ने इस पैरेललोग्राम के इस डायगोनल को वेक्टर बना दिया इस डायरेक्शन में, ठीक। तो अब जो है आपको ये ट्रायंगल नजर आ रहा होगा। पिछली क्लास में मैंने आपको ट्रायंगल रूल के बारे में बताया था। ट्रायंगल रूल के बारे में मैंने आपको जो बताया था वो ये था कि अगर तीन वेक्टर के ट्रायंगल की तीनों साइड से रिप्रेजेंटेड हो, जिनमें दो का सेंस सेम हो तीसरे का सेंस अपोजिट हो, ठीक है, तो अपोजिट सेंस की जो वैल्यू होगी वो सम ऑफ सेम सेंस वेक्टर के इक्वल आती है। तो हमारे इस ट्रायंगल में ट्रायंगल रूल से जो है आप देखोगे तो ये और ये सेम सेंस में है और ये अपोजिट सेंस में है, तो निश्चित तौर पर ये अपोजिट सेंस क्या इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। बिल्कुल हो जाएगा बराबर। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस बी। क्या लिख दिया हमने? वेक्टर ए प्लस बी, ट्रायंगल रूल की हेल्प से। और यही तो अपना टारगेट था। अपना टारगेट क्या था? इन दो दिए गए वेक्टर, ये दो हमारे दिए गए वेक्टर थे, ठीक है। क्वेश्चन में आपको अगर ये दिया गया है कि ये और ये गिवन वेक्टर्स हैं तो इन दोनों का समेशन क्या होगा, वो समेशन आपको ये दिख गया। यानी कि इन्हीं दोनों दिए गए वेक्टर की हेल्प से आपको एक पैरेललोग्राम बना लेना है। और वो पैरेललोग्राम कैसे बनाया जाएगा वो आपने यहां पर देखा। और उस पैरेललोग्राम का ये वाला जो डायगोनल होगा, उन्हीं गिवन वेक्टर के बीच में से जाने वाला जो डायगोनल होगा, दैट डायगोनल इज कॉल्ड द समेशन ऑफ गिवन वेक्टर ए एंड बी। तो इसे हम लोग नया नाम दे रहे हैं। मान लो कि ये वेक्टर आर हो गया है, यानी गिवन वेक्टर ए और बी का सम जो होगा वो इस डायगोनल से रिप्रेजेंटेड होगा। तो बेसिकली दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द पैरेललोग्राम रूल। आपसे अगर लिखने के लिए बोला जाए कि व्हाट इज द पैरेललोग्राम रूल, तो आप यही लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम रूल रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड with the help of diagonal formed by the given vector,
राइट। दिए गए वेक्टर के द्वारा बनने वाले पैरेललोग्राम के डायगोनल के द्वारा हम लोग उन दोनों का समेशन रिप्रेजेंट करते हैं। अब अपने को मालूम हो गया वेक्टर ए और बी का समेशन मालूम हो गया है, जो कि ये डायगोनल रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो डायरेक्शन जो है आपको दिख रहा है इस तरफ है, और मैग्नीट्यूड जो है वो इसी डायगोनल की लेंथ होगी। तो चलिए दोनों को हम लोग कैलकुलेट करते हैं अलग अलग, यानी कि टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, यानी दिए गए वेक्टर ए और बी के समेशन का मैग्नीट्यूड, मतलब इस लेंथ को फाइंड करना है, डायगोनल के इस लेंथ को फाइंड करना है। तो इस लेंथ को हम लोग ज्योमेट्री से फाइंड कर सकते हैं, बड़ी आसानी से हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कैसे उसको फाइंड किया जाएगा। दिए गए वेक्टर ए की लाइन को अगर हम लोग आगे की ओर बढ़ा दें, दिस इज द लाइन ऑफ वेक्टर ए, ध्यान रहे वेक्टर ए यहीं तक है, इसको हम लोगों ने आगे की तरफ बढ़ा दिया, तो दिस इज द लाइन ऑफ वेक्टर ए। और इस पॉइंट से वेक्टर बी के फाइनल पॉइंट से उसी लाइन पर अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन, ठीक। तो ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। क्या मिल गया भाई? राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। अब आप ज्योमेट्री को ध्यान से देखो तो ये एंगल थीटा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा, तो क्या ये एंगल भी थीटा होना चाहिए? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल हैं। अगर ये और ये पैरेलल हैं तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी हो गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग बड़ी आसानी से ये लेंथ और ये लेंथ लिख सकते हैं। ये दोनों लेंथ हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो इस लेंथ को फाइंड करने के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं cos थीटा। You know that cos theta is equal to base upon hypotenuse. This is the base of triangle. This is the hypotenuse and this is the perpendicular. ये base है, hypotenuse, perpendicular, और cos theta is equal to base upon hypotenuse. Cos theta is equal to base upon hypotenuse. तो बताओ base की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Hypotenuse into cos theta। और hypotenuse क्या है भाई? वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड होगा वही हमारे इसकी हाइपोटेनियस की लेंथ हो जाएगी। तो दिस लेंथ इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। ध्यान रहे ये बी क्या है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी है, दिस लेंथ इज बी कॉस थीटा। सिमिलरली इस लेंथ को भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा के फार्मूले को अप्लाई करिए। राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा को अगर हम लोग अप्लाई करें, एंड यू नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी बनेगी? हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। हाइपोटेनियस बी है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो दिस इज बी साइन थीटा। क्लियर? एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको और दिख रहा है। ध्यान रहे कि अपना टारगेट क्या है? मॉड ऑफ ए प्लस बी फाइंड करना, मतलब कि इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना, मतलब ये लेंथ फाइंड करना। तो भाई इस लेंथ को फाइंड करने के लिए हम लोग ध्यान से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी आपके सामने दिख रहा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जो है पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस का थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ऑफ बेस स्क्वायर। तो हमारे इस बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल का बेस क्या हो गया? ये लेंथ, यानी यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ होगी, दिस इज द बेस ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल। परपेंडिकुलर क्या है? बी साइन थीटा। और हमें इस हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि मॉड ऑफ ए प्लस बी फाइंड करना है। तो पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करेंगे तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर देना होगा। अच्छा भाई ये बताओ कि ये लेंथ होगी क्या? ये लेंथ तुम लोगों ने लिख ली कितनी? बी कॉस थीटा। और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ध्यान रहे वेक्टर ए यहां तक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा। तो बताओ कि ये लेंथ पूरी कितनी हो गई? दिस लेंथ इज ए एंड दिस लेंथ इज बी कॉस थीटा। तो होल ऑफ दिस लेंथ इज ए प्लस बी कॉस थीटा, राइट। अब हम लोग इस आर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। तो आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर
मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, दिस इज इक्वल टू पाइथागोरस के थ्योरम से इस राइट एंगल ट्रायंगल में, बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में से पाइथागोरस के थ्योरम को अप्लाई कर लो आप, तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस ऑफ दिस स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, बी साइन थीटा होल स्क्वायर। क्लियर? सिंप्लीफाई कर लो तो दिस इज कम्स आउट स्क्वायर रूट ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर को ओपन करोगे आप तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसकी वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया, यहां से बी स्क्वायर यहां से बी स्क्वायर कॉमन ले लो आप, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन हो गया, अंदर क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा यहां पर एक टर्म और आएगा प्लस 2ab कॉस थीटा भी आएगा। ध्यान देना a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर आप कर रहे हो तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस इंटू दिस, तो ये भी आ गया प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा, राइट। और सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी वैल्यू आपको दिख रही है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, तो इसकी जगह पर 1 कर दो तो आपको रिजल्ट मिल गया दिस इज कम्स आउट ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी, राइट। तो हम लोगों ने जो देखा दो वेक्टर का समेशन पैरेललोग्राम के मेथड से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और फिर उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैथमेटिकली कैसे निकाला जाता है। तो इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपके सामने आया जिसमें आपने देखा कि उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, दिस इज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट। इस रिजल्ट को आपको याद रखना है और इसी रिजल्ट पर बेस्ड हम लोगों को आगे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करनी होंगी, याद रखना होगा इस रिजल्ट को। तो हम लोगों ने जो अभी देखा फिर से एक बार देखिए, दो वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड कर लिया हम लोगों ने पैरेललोग्राम के मेथड से, यानी कि अगर दो वेक्टर ए और बी गिवन हो आपको, फिर से देख लो आप वेक्टर ए और वेक्टर बी ये आपको गिवन है, इनके बीच का एंगल थीटा, ध्यान रहे कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे देखना होता है, दोनों के इनिशियल्स को ज्वाइन करके देखेंगे। आप दोनों वेक्टर के इनिशियल्स को मिला देंगे तो उनके बीच का जो एंगुलर रीजन होगा दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन वेक्टर, राइट। अब इस वेक्टर a प्लस बी की वैल्यू अगर हमें दिखानी हो तो आप इन दोनों की हेल्प से एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। उस पैरेललोग्राम का ये वाला जो डायगोनल गया था ये हम लोगों ने देखा अभी, ये जो डायगोनल था इसी डायगोनल को हम लोग बोल रहे हैं दोनों का रिजल्टेंट यानी वेक्टर a प्लस बी, राइट। अब इसकी जो लेंथ बनी थी पैरेललोग्राम अगर ड्रा करना चाहो तो ये आप दिखा सकते हो, दिस इज द पैरेललोग्राम, ठीक। इसी आर का जो मैग्नीट्यूड होगा मतलब इस डायगोनल की जो लेंथ होगी दैट लेंथ इज रिटन एज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या है दोनों दिए गए वेक्टर के बीच का एंगल है। क्लियर? अब जो है ये हमारा जो रिजल्टेंट आया वेक्टर ए और वेक्टर बी का समेशन जिसे बोला गया है वो वेक्टर ए के साथ में कुछ एंगल भी बना रहा है, बी के साथ में भी कुछ एंगल बना रहा है। मान लो कि वेक्टर ए के साथ में वो एंगल अल्फा बना रहा है, कितना बना रहा है अल्फा, तो बी के साथ में कितना एंगल बनाएगा वो आप आसानी से लिख लोगे। अगर हम लोग किसी प्रकार से भी अगर अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लें तो आप थीटा में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अल्फा की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। चलो मान लेते हैं कि ये एंगल बीटा है, कितना है भाई बीटा है। अल्फा मालूम हो जाएगा तो बीटा लिख लोगे और बीटा मालूम हो जाएगा तो अल्फा लिख लोगे। मैं आपको अल्फा कैसे निकालना है वो दिखा रहा हूं। तो
तो ये भी आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, देखिए, आपने वेक्टर ए को आगे की ओर एक्सटेंड किया था, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया था और इस एंगल को थीटा लिखा था। पुरानी बात, ये लेंथ आप जो है लिख चुके थे बी कॉस थीटा, ये लेंथ आप लिख चुके थे बी साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा वेक्टर बी होगा तो ये भी वेक्टर बी होगा, ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए होगा। तो आपने इस राइट एंगल ट्रायंगल में से ये लेंथ लिख ली थी बी कॉस थीटा और ये लेंथ लिख ली थी बी साइन थीटा। क्लियर? अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप ध्यान से देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल कितना बन रहा है? अल्फा। अप्लाई कर दो फार्मूला tan अल्फा के लिए। tan अल्फा आप जानते हो, tan अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है भाई? बी साइन थीटा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिएगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस एंगल का tan आप लिख रहे हो तो इस एंगल का tan लिखेंगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है बी साइन थीटा अपॉन बेस की वैल्यू कितनी आई थी? ये लेंथ बी कॉस थीटा और ये लेंथ ए, तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई? ए प्लस बी कॉस थीटा। तो दिस इज ए प्लस बी कॉस थीटा। इज इट क्लियर? ओके, tan अल्फा आपके सामने आ गया बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या है? वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल। अच्छा भाई, अगर अल्फा की वैल्यू आ गई, tan अल्फा आ गया मतलब अल्फा आ गया, अल्फा आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये कौन सा एंगल है? रिजल्टेंट का वेक्टर ए के साथ एंगल है, यानी ये दिए गए वेक्टर ए और बी का जो रिजल्टेंट आप लिख रहे हो, ये वेक्टर आर मतलब ए प्लस बी, वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ में इस एंगल के डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर पूछ ले कि वेक्टर बी के साथ कितने एंगल के डायरेक्शन में जाएगा, बीटा की वैल्यू निकालना हो, तो आप अल्फा की वैल्यू निकाल चुके हो, तो बीटा की वैल्यू, टोटल एंगल कितना है? थीटा। थीटा में से अल्फा को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो दिस इज थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, एक और चीज देखिए, अगर मान लो मैं tan बीटा यहां से लिखूं, क्या लिखूं? tan बीटा। जैसे कि tan बीटा अगर हमें फाइंड करना हो तो कुछ मत करना, आप इसी रिजल्ट में ए और बी को क्या कर लेना? इंटरचेंज कर लेना, ए और बी को इंटरचेंज कर लेना। तो tan बीटा की वैल्यू जो लिखी जाएगी दैट इज, इंटरचेंज करने के बाद ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस, ए प्लस बी इंटरचेंज करना है, तो दिस इज इक्वल टू ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी प्लस ए कॉस थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan बीटा। यानी बीटा की वैल्यू आप यहां से भी लिख सकते हो। बोलो अगर यहां से बीटा की वैल्यू लिखना हो तो क्या लिखा जाएगा? बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी प्लस ए कॉस थीटा। तो दो तरीके हैं बीटा की वैल्यू को लिखने के लिए। आपने अगर अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली और बीटा की वैल्यू अगर लिखनी है तो आप सीधे सीधे अगर थीटा गिवन हो तो थीटा में से अल्फा को सब्ट्रैक्ट कर देना, बीटा की वैल्यू थीटा माइनस अल्फा। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि जो अल्फा की वैल्यू आपने लिखी है उसी में ए और बी को इंटरचेंज कर देंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी बीटा की वैल्यू है, यानी दिस इज आल्सो इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस। ठीक, जितनी चीजें हम लोगों ने अभी डिस्कस की वो सारी चीजें जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती हैं और इन्हें हर कोई याद रखता है, आपको भी याद रखना होगा ताकि न्यूमेरिकल्स में हम लोग इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकें। तो एक बार फिर से मैं ये सारे रिजल्ट आपके सामने रख रहा हूं।
तो देखिए, दो वेक्टर ए और बी जिनके बीच का एंगल थीटा है, तो इनका रिजल्टेंट इन्हीं दोनों के बीच में से जाएगा, इन्हीं दोनों के बीच में से जाएगा, जिसको हम लोग a प्लस बी लिखते हैं। और इस r का जो मैग्नीट्यूड होगा, उस r का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ r मतलब मॉड ऑफ a प्लस बी, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एक रिजल्ट तो आपको ये याद रखना होगा, ठीक। दूसरा रिजल्ट जो है वो ये कि अगर वेक्टर r का एंगल पता करना हो वेक्टर a से, यानी कि ये एंगल मान लो ये अल्फा है, तो दिस अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा। कंफ्यूज मत होइएगा। अगर वेक्टर a के साथ में एंगल देखना होगा तो आप b साइन थीटा लिखेंगे, इस वाले वेक्टर को आप रखना होगा यहां पर b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन अगर वेक्टर b के साथ में एंगल देखना हो, इसी r का एंगल वेक्टर b के साथ में देखना हो, मान लो कि वो एंगल कितना है, बीटा है, तो आप इस बीटा की वैल्यू लिखने के लिए इसी में a और b को क्या कर दोगे, इंटरचेंज कर लो। तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स b की जगह पर क्या आ जाएगा भाई, a साइन थीटा डिवाइडेड बाई a की जगह पर कितना आएगा, b प्लस a कॉस थीटा। हम लोगों ने a और b को इंटरचेंज कर लिया, ठीक। अगर अल्फा देखना है तो b साइन थीटा रहेगा ऊपर, और अगर बीटा देखना है तो a साइन थीटा रहेगा ऊपर, ठीक। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा। आल्सो ज्योमेट्री से आपको दिख रहा है बीटा और अल्फा में रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा। आप अल्फा अगर निकाल लोगे तो बीटा निकल जाएगा, और बीटा निकाल लोगे तो अल्फा निकल जाएगा थीटा में सब्ट्रैक्ट करके। तो दिस बीटा इज आल्सो इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा। तो ये बेसिकली आपके सामने दो रिजल्ट हैं, जिसमें एक में मैग्नीट्यूड और दूसरे में डायरेक्शन। ये एंगल जो है हमें वेक्टर आर की क्या बताएगा, डायरेक्शन, कि कितने एंगल पर वो डायरेक्टेड हो रही है। तो होल ऑफ दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम रूल। अब जो है ये रिजल्ट जो है हम लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पर याद रखते हैं, और इन्हीं को प्रॉब्लम्स में जो है यूज करेंगे। कैसे, उसके लिए पहले कुछ बेसिक चीजों को हम लोग देखते हैं और फिर एप्लीकेशन देखेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो चलिए मैग्नीट्यूड पर बात करते हैं। तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड यानी दिस इज मॉड ऑफ a प्लस बी, ठीक। ये वैल्यू हम लोगों ने लिखा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। वेक्टर a और वेक्टर b के समेशन का मैग्नीट्यूड है, जहां पर थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल है। जाहिर सी बात है कि ये जो रिजल्टेंट की वैल्यू आ रही है वो उन दोनों के बीच के एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी कि दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल हम लोग चेंज करें तो क्या उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा? हाँ, बिल्कुल चेंज होगा। ये रिजल्ट में आपको साफ साफ दिख रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो पहले तो ये बताइए कि आर की मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए कंडीशन क्या है। आर की मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए क्या कॉस थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा? बिल्कुल मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो आर को मैक्सिमम होने के लिए कॉस थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती कितनी है भाई? +1। यू नो दैट कॉस थीटा लाई बिटवीन -1 एंड +1। तो कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कर दो भाई, तो आर की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, एंड दिस इज इक्वल टू +1। कब होता है कॉस थीटा की वैल्यू +1? किस एंगल पर कॉस की वैल्यू +1 होगा ये भी आप जानते हैं, कॉस 0 डिग्री के एंगल पर, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? 0 डिग्री। अभी कंडीशन की बात कर रहे हैं जब आर की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। तो थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0 का मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0।
अच्छा भाई ये बताओ कि दो वेक्टर के बीच का एंगल जीरो का मतलब क्या होता है? दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर जीरो है तो दीज टू वेक्टर्स मस्ट बी आर लाइक पैरेलल। लाइक पैरेलल का मतलब इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो हम बोलेंगे कि उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर लाइक पैरेलल। लाइक पैरेलल हैं तो इनके बीच का एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री। लाइक पैरेलल में डायरेक्शन क्या होती है? सेम। अच्छा भाई, दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 मतलब दीज टू आर द लाइक पैरेलल। उस केस में कॉस की वैल्यू +1 और उस केस में जो उनका रिजल्टेंट होगा मैक्सिमम होगा। तो अब बात करते हैं कि मैक्सिमम होगा तो कितना होगा, यानी कि आर की मैक्सिमम वैल्यू अगर लिखनी हो तो आप इसी फार्मूले से लिख सकते हो। बोलो भाई, कॉस की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी? +1, यानी दिस इज इक्वल टू √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी लिख लिया? +1। एंड दिस इज a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज व्हाट? a प्लस बी का होल स्क्वायर। दिस इज दी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो दिस इज कम्स आउट a प्लस बी। ये किसके बराबर आ गया? a प्लस बी के बराबर। अच्छा भाई, a प्लस बी आ गया। ये a प्लस बी क्या है? व्हाट इज द a? a इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड व्हाट इज द b? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर b। यानी कि दोनों मैग्नीट्यूड का समेशन आ गया। तो कुछ भी नहीं करना है, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर हो जाएगा। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। लेकिन ध्यान रहे कि हमेशा नहीं, कब होगा? जब वेक्टर्स लाइक पैरेलल होंगे, दैट इज इन द सेम डायरेक्शन, एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। ऐसे ही हम लोग आर की मिनिमम वैल्यू की भी बात कर सकते हैं। इसकी बात कर सकते हैं मिनिमम वैल्यू। तो आर की मिनिमम वैल्यू के लिए, तो फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ आर, फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, तो चलिए बताइए कि आर की मिनिमम वैल्यू की कंडीशन क्या होनी चाहिए? एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आर की वैल्यू कम से कम होना है तो कॉस थीटा की वैल्यू को मिनिमम होना पड़ेगा। कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है ये आप जानते हो। कितनी होगी भाई, जल्दी बताओ? -1। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू मिनिमम, उसके लिए दिस इज इक्वल टू -1। हाँ भाई, कॉस थीटा की वैल्यू -1 कब होगा, किस एंगल पर होगा? जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो। 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री -1। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होगा तो रिजल्टेंट की वैल्यू मिनिमम होगी, यानी कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब होता है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब डायरेक्शन दोनों की क्या हो जाए? अपोजिट। दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। तो दिस इज द केस ऑफ एंटी पैरेलल, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों वेक्टर हैं तो इनके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। अब इनका अगर हम लोग समेशन करेंगे तो इनका रिजल्टेंट जो होगा मिनिमम होगा। कितना होगा रख करके निकाल सकते हो आप। तो दिस इज आर मिनिमम √a² प्लस b²। अच्छा भाई, cos 180 की वैल्यू -1, यानी -1 रखोगे तो क्या ये -2ab हो गया? बिल्कुल हो गया -2ab। अब ये a² प्लस b² -2ab क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो दिस इज इक्वल टू a माइनस बी। ठीक, इसे मॉड के अंदर हम लोग रखते हैं क्योंकि दो नंबर का डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंस नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव सेंस में लिखा जाता है। हम लोग मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो a माइनस बी को पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड के अंदर रख देंगे, मतलब कि हायर में से लोअर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर होंगे तो उनका रिजल्टेंट मिनिमम होगा और वो वैल्यू जो होगी उन्हीं दोनों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के इक्वल होगा। डिफरेंस हमेशा हायर वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू आप लिखेंगे, लोअर वैल्यू लिखेंगे। ए ज्यादा होगा तो ए माइनस बी और बी ज्यादा होगा तो बी माइनस ए। उसके लिए हम लोग इसे मॉड के अंदर रखते हैं। तो दिस इज बेसिकली मिनिमम वैल्यू। ठीक,
हम लोगों ने देखा कि दो वेक्टर के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड उनके बीच के एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है और उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कब और कितनी होगी ये हम लोगों ने फाइंड किया, राइट। तो आप ये कह सकते हो कि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो कहां से कहां तक लाई करेगा, क्यों? क्योंकि हम लोग उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। तो दो वेक्टर गिवन वेक्टर हैं जो उनका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर मालूम हो गया है तो उस रिजल्टेंट की वैल्यू लाई कहां से कहां तक करेगी वो हम लोग जान चुके हैं। एंड दिस इज a माइनस बी से ज्यादा और लेस देन a प्लस बी। इस इनक्वालिटी को ध्यान रखिए। ये कौन सी वैल्यू है? आर की मैक्सिमम वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू है? आर की मिनिमम वैल्यू। यानी दिए गए वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा इनके बीच में ही लाई करेगा, इसके बाहर नहीं जा सकता है। ये कब होगा और ये कब होगा ये हम लोग देख चुके हैं। क्लियर? अब एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट एंगल होता है 90 डिग्री। दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री। 90 डिग्री। अच्छा ध्यान रखिएगा, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं मतलब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक है? ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, यानी एंगल बिटवीन द वेक्टर इज 90 डिग्री। तो अगर मैं बोलूं कि इफ एंगल बिटवीन वेक्टर इज 90 डिग्री, एंगल बिटवीन वेक्टर इज 90 डिग्री, राइट, मतलब वेक्टर कैसे हो? परपेंडिकुलर। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल वेक्टर। दीज टू वेक्टर्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक, तब उनका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा वो आप इसी फार्मूले से देख लो। थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा भाई? 90 डिग्री, क्योंकि एंगल बिटवीन द वेक्टर इज 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। cos 90 इज 0। तो वहां पर रिजल्ट जो बनेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ध्यान रहे कि ये रिजल्टेंट किस एंगल के लिए है? परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए है। उनके बीच का एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। मतलब ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल हम लोगों ने कितना ले लिया है? 90 डिग्री। दिस टू वेक्टर आर कॉल्ड द ऑर्थोगोनल वेक्टर। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इनके बीच से ही जाएगा। उस रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो ये है। क्लियर? तो हम लोगों ने देखा कि दो दिए गए वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो उसकी एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में ही लाई करेगा। वो मैक्सिमम वैल्यू होगा a प्लस बी और मिनिमम वैल्यू होगा a माइनस बी। 90 डिग्री एक स्पेशल केस है जिसमें रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा ऑर्थोगोनल वेक्टर के लिए। अब अगर ध्यान से हम लोग देखें तो ये जो रिजल्टेंट की वैल्यू है a माइनस बी और a प्लस बी के बीच में 0 भी आ सकती है। इसके और इसके बीच में ये वैल्यू 0 भी आ सकती है। मतलब कि दो दिए गए वेक्टर का रिजल्टेंट कब 0 पॉसिबल होगा? ठीक है, दो दिए गए वेक्टर का रिजल्टेंट कब 0 पॉसिबल होगा ये पता करना बहुत ही सिंपल है। लॉजिकली हम लोग बोल सकते हैं, सीधी सी बात है भाई कि ये 0 तब होगा जब a और b की वैल्यू क्या हो जाए? सेम। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, और a माइनस बी कब होगा? जब एंगल कितना आया था? 180 डिग्री। यानी दो बातें हैं, दो दिए गए वेक्टर का रिजल्टेंट 0 होने की कंडीशन के लिए दो बातें हैं। पहली बात तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो? 180 डिग्री हो, मतलब कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। दोनों वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो और दूसरी कंडीशन है उनके मैग्नीट्यूड से क्या हो जाए? सेम। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर जो है दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, ठीक है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो 0। यानी इफ मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी, यानी दो दिए गए वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम ले लिए हमने, राइट, एंड एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री।
एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो अंदर दीज टू कंडीशन देयर रिजल्टेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। ध्यान रहे, ये हो लेकिन ये ना हो, या ये हो बट ये ना हो, तब रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा। रिजल्टेंट 0 होने के लिए इन दोनों कंडीशन को होना कंपलसरी है, तब दो दिए गए वेक्टर का रिजल्टेंट क्या मिलेगा? 0 आएगा। क्लियर? ये आसान था, दो वेक्टर के लिए ये बात पता करना बहुत ही सिंपल होता है। प्रॉब्लम क्रिएट कहां पे होती है? जहां से क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। प्रॉब्लम हमारे सामने डेवलप होती है तब जब दो से ज्यादा वेक्टर हों। जैसे मान लो कि 3 वेक्टर दे दे और पूछ ले कि बताइए इन 3 दिए गए वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 पॉसिबल होगा या नहीं होगा। 4 वेक्टर दे दे, 5 वेक्टर दे दे, तो ऐसे केसेज को हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं, समझते हैं, उस पर बात करते हैं। क्लियर? तो चलो भाई, हम लोग जो है बात करते हैं 3 वेक्टर के लिए। तो अपनी एक कंडीशन है, उसी को हमें यहां पर डिस्कस करनी है। ध्यान से समझिएगा, ठीक? मेथड टू चेक द रिजल्टेंट ऑफ method to check the resultant of 3 vector whose magnitude is given, ठीक है, is can be 0 or not। ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है। मेथड टू चेक द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज गिवन इज कैन बी 0 और नॉट। मतलब कि आपको न्यूमेरिकल में 3 वेक्टर्स के सिर्फ मैग्नीट्यूड दिए जाएंगे। ध्यान रहे, आपको 3 वेक्टर्स के सिर्फ मैग्नीट्यूड दिए जाएंगे, डायरेक्शन नहीं दिया गया होगा। आपको 3 वेक्टर के सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दिए गए होंगे, डायरेक्शन अननोन है, ठीक? और वो आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि अगर अब इन तीनों वेक्टर्स को वेक्टर के मेथड से ऐड किया जाए तो क्या इनका रिजल्टेंट 0 पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। डायरेक्शन कुछ भी लेने के लिए आप फ्री हो। ये तीनों वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड गिवन है, वो किसी भी डायरेक्शन में आप लगा करके चेक करो और बताओ कि क्या इनका रिजल्टेंट 0 पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक? तो इसको पता करने का एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूं, उस ट्रिक को आपको समझना है, ठीक है? तो इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, मैजिक समझो आप इसे, कहीं किसी किताब उताब में मिलने वाला नहीं है। आप अगर इसको समझ जाओगे, सीख जाओगे, तो ऐसी किसी भी प्रॉब्लम को बिल्कुल देखते ही आंसर कर लोगे। तो ट्रिक क्या है उसको समझो। मान लो कि ए बी सी आर मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर। दिया गया जो वेक्टर है उनके ये क्या है? मैग्नीट्यूड्स हैं। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। दीज आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ दीज 3 वेक्टर्स। अब अगर ये मैग्नीट्यूड आपको न्यूमेरिकल में दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अपने को मालूम चल जाएगा कि इन तीनों में कौन छोटा है और कौन बड़ा है, ठीक है? तो आप इनको एक ऑर्डर में लिख लो। मान लो कि इनका जो ऑर्डर है, एज्यूम ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, इस ऑर्डर में इक्वल भी हो सकते हैं। इसमें कोई 2 इक्वल हो सकते हैं, तीनों इक्वल हो सकते हैं, या तीनों अनइक्वल भी हो सकते हैं। खैर जो भी हो, आपको अगर क्वेश्चन में ये मैग्नीट्यूड्स दिया गया है तो बड़ी आसानी से जो है आप पता कर लोगे कि कौन किस ऑर्डर में है। तो हमने सपोज कर लिया, चीज को समझना है अपने को, तो हमने सपोज कर लिया कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। ट्रिक को समझना यार। तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी इस ऑर्डर में ये है, ठीक? अब इसमें जो 2 छोटे वाले मैग्नीट्यूड हैं वो कौन वाले हैं भाई? बी और सी। सबसे बड़ा कौन सा है? ए। तो जो 2 छोटे वाले हमारे मैग्नीट्यूड हैं उन दोनों की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लिख लो। और 2 वेक्टर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं वो अभी अभी हमने आपको डिस्कस किया।
दो वेक्टर की मैक्सिमम रिजल्टेंट, दो वेक्टर के समेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, उन दोनों का समेशन, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, डिफरेंस। तो बताओ भाई बी और सी वाले वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। अगर वेक्टर बी और वेक्टर सी को हम लोग ऐड करें तो उनके एडिशन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या इन दोनों के सम के बराबर। तो दिस इज बी प्लस सी। ये बी प्लस सी क्या हुआ, बी और सी वाले वेक्टर के रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। और इन दोनों के मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, वेक्टर बी और वेक्टर सी वाले मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर का रिजल्टेंट का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो मिनिमम वैल्यू दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। दिस इज बी माइनस सी, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज मिनिमम वैल्यू। अब ट्रिक हमारा जो है वो ये है कि ये जो बड़ा वाला मैग्नीट्यूड ए है, अगर यही बड़ा वाला मैग्नीट्यूड इन दो छोटे वालों के मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में लाई कर जाए, ठीक, ये बाउंड्री कंडीशन भी लेनी पड़ेगी। अगर ये इनके बीच में कहीं पर भी लाई कर जाए, आ जाए, मतलब ये इनके बीच में आए, तब तो हम बोलेंगे कि इस प्रकार के दिए गए मैग्नीट्यूड के तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो पॉसिबल होगा। तो इफ दिस लाई बिटवीन दिस टू वैल्यू देन रिजल्टेंट कैन बी जीरो, अदरवाइज नॉट। रिजल्टेंट कैन बी जीरो, अदरवाइज नॉट। बात समझ में आ गई होगी। एक डेटा वाइज क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन में करके दिखा रहा हूं, बिल्कुल यही चीज अप्लाई करनी है, देखते ही जो है आपको आंसर मिलना चाहिए। देखिए मान लो कि आपको 3 यूनिट, ठीक, 4 यूनिट एंड 8 यूनिट, ठीक है, तीन वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड्स 3 यूनिट, 4 यूनिट एंड 8 यूनिट गिवन है, डायरेक्शन नहीं दिया गया है। वो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि अगर मैं इनको वेक्टर के मेथड से ऐड करूं तो क्या ये पॉसिबल है कि इनका रिजल्टेंट जीरो हो जाए। तो चेक करते हैं। चेक करने का तरीका जो मैंने बताया उसी से कर लो, और कोई भी मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर आपको। तो ऑर्डर आपको दिख रहा है, सबसे बड़ा कौन सा है, 8, दो छोटे वाले कौन से हैं, 3 और 7। फिंगर टिप पर सॉल्व होने प्रॉब्लम हो गई भाई ये। तो 3 और 7 को बोलो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, दोनों का सम कर दो, 7 आ गया। मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस ले लो, 4 माइनस 3, हायर माइनस लोअर करेंगे डिफरेंस में, तो 4 माइनस 3 बोलो कितना आ गया, 1 आ गया। अब चेक कर लो कि क्या ये 8 जो है 1 और 7 के बीच में लाई करेगा। तो 1 और 7 के बीच में 8 नहीं आ रहा है, बाहर है इसके। 1 से 7 के बीच में 8 लाई नहीं करेगा, तो दिस इज नॉट लाई बिटवीन 1 एंड 7। इसका मतलब कि क्या इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो पॉसिबल होगा, नहीं। आप किसी भी डायरेक्शन में जो है इन तीनों वेक्टर्स को लगा करके देखोगे, इनका रिजल्टेंट जीरो पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया, बहुत पहले एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, इंजीनियरिंग के कंपटीशन में पूछा गया, जेई ने पूछा था इस क्वेश्चन को। सबसे बड़ी बात तो ये कि इसको आईआईटी जेई ने क्वेश्चन पूछा, और बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन था, इसी से जो है सॉल्व करने वाली प्रॉब्लम थी। उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा कि कोई भी एक आदमी अपने घर से स्ट्रेट 10 किलोमीटर चल करके किसी दूसरी डायरेक्शन में स्ट्रेट 20 किलोमीटर चला, ठीक है, और फिर जो है वो तीसरी डायरेक्शन में स्ट्रेट 25 किलोमीटर चलता है। इस प्रकार से उसने 3 अलग अलग स्टेप में जर्नी की, ठीक है। ऐसा ही कोई क्वेश्चन था, जेई की प्रॉब्लम थी। कॉन्सेप्ट को समझिएगा। उन्होंने ये कहा कि वो 10 किलोमीटर स्ट्रेट चला, फिर 20 किलोमीटर स्ट्रेट चला, और फिर 25 किलोमीटर स्ट्रेट चला। डायरेक्शन उसने मेंशन नहीं किया किसी भी, ठीक है, आर्बिट्री डायरेक्शंस में ये उसका मूवमेंट हुआ। अब उन्होंने ये पूछ लिया कि इस प्रकार से अगर वो आदमी चला तो क्या वो आदमी अपने घर पर पहुंच पाया होगा या नहीं, मतलब जहां से चला वहीं पर जो है वो आदमी पहुंच पाया होगा या नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये बताओ कि आप जहां से चलो वहीं पर पहुंचो, मतलब क्या जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आप समझते हैं, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब इन तीनों का वेक्टर सम क्या हो जाए, जीरो। तो चेक कर लो आप, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, 25,
दो छोटे वाले कौन से हैं? 20 एंड 10। 20 और 10 की मैक्सिमम वैल्यू, इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 30। और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 20 माइनस 10। 20 माइनस 10 कितना हो गया? 10। यानी 30 और 10 के बीच में ये 25 चेक करो, क्या वो लाई करेगा? हाँ बिल्कुल लाई करेगा। 10 और 30 के बीच में 25 आएगा। इसका मतलब ये इसके बीच में आ रहा है, यानी कि इन तीनों का वेक्टर सम किया जाए तो जो रिजल्टेंट आएगा वो 0 पॉसिबल हो जाएगा। यानी उस क्वेश्चन का आंसर यही था कि वो आदमी अपने घर पर पहुंच सकता है। हाँ, अगर यहीं पर चलो मैंने अगर आपको ये दे दिया होता कि दिस इज इक्वल टू 25 की जगह पर, 25 की जगह पर अगर मैं आपको ये बोल दूं कि 20 किलोमीटर और ये चलो हमने ले लिया 31 किलोमीटर, पहले 10 किलोमीटर चला, फिर 20 किलोमीटर चला और फिर 31 किलोमीटर चला, तो अब बताइए क्या आंसर होगा? क्या वो आदमी अपने घर पहुंच पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों छोटे वालों की मैक्सिमम वैल्यू 30 और मिनिमम वैल्यू कितनी आई? 10 और ये 31 है। बोलो भाई 31 इसके बीच में कहीं लाई करेगा क्या? नहीं, बाहर आ गया है। इसका मतलब इन तीनों का वेक्टर सम किया जाए तो वो 0 पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि वो अपने घर तक नहीं पहुंच सकता। कभी भी किसी भी डायरेक्शन में चल के देख ले, वो रिजल्टेंट 0 पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो अब जो मेथड हमने यहां पर आपको, ट्रिक जो हमने आपको बताया 3 के लिए, बिल्कुल इसी को हम लोग आगे भी एक्सटेंड करेंगे। आपको 4 वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड दे करके पूछ लेगा कि इनका रिजल्टेंट 0 पॉसिबल हो सकता है या नहीं, 5 दे करके पूछ सकता है। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार की बात हम लोग करने वाले हैं और उसके लिए जो है ऐसे ही जो है कुछ ट्रिक्स होंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि 4 और 5 गिवन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड अगर हों तो उनका रिजल्टेंट 0 पॉसिबल होगा या नहीं होगा। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसको हम लोग उसी क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।